तो महादंगल में अब बात सबसे पहले योगी की हैदराबादी भाईजान ओवैसी को दी चेतावनी की। सीएए को लेकर उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बनाने की धमकी देने वाले अजहरुद्दीन ओवैसी को आज कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। साफ कहा कि सरकार ऐसे लोगों से निपटना जानती है। भड़काऊ भाईजान के जहर पर योगी का एंटीडोट। कि मर्ज का इलाज हमारे पास है, ये मर्ज का इलाज हमारे पास है और उस मर्ज का इलाज ना समाजवादी पार्टी के पास है ना कांग्रेस के पास है। उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। शाहीन बाग की धमकी, योगी की चेतावनी। तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। यूपी के महादंगल में योगी राग राष्ट्रवाद। व्यक्ति नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है। योगी के गढ़ में योगी को चुनौती देने निकले हैदराबादी भाईजान ओवैसी ने सीएए के नाम पर अपनी जहरीली सियासत का पहला गियर लगाया ही था कि सीएम योगी की नजर इस गियर पर पड़ गई और हैदराबादी भाईजान की जहरीली जुबान और शाहीन बाग की धमकी वाली तान पर सीएम योगी ने चेतावनी दे दी है। प्रदेश में 2017 के पहले और तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। बाराबंकी में ओवैसी आए और चले भले गए, लेकिन कृषि कानूनों के वापस लिए जाने के बाद सीएए को लेकर भी वो मुसलमानों को भड़काने वाले बीज रोप गए। खूब जहर उगला, हाथ लहराकर, मुट्ठियां भींचकर यूपी की करीब 20% मुस्लिम आबादी को सम्मोहित करने के लिए ओवैसी ने सीएए वापस नहीं लेने पर यूपी में शाहीन बाग बना देने की धमकी तक दी। अब योगी ने ओवैसी को उनकी ही भाषा में जवाब दे दिया है। सीएए का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। चाचा जान और अब्बा जान से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी कानपुर के दौरे पर थे और बाबा नामदेव गुरुद्वारे में अरदास में हिस्सा लिया। यूपी में योगी और बीजेपी का एजेंडा साफ है, राष्ट्रवाद और विकास। इसी लाइन पर बीजेपी यूपी के महादंगल को कस रही है। खासतौर से योगी के राष्ट्रवाद में प्राथमिकता बुनियादी विकास पर तो है ही, इसके साथ ही सांस्कृतिक गौरव, धार्मिक पर्यटन और हिंदुत्व की लाइन पर भी फोकस है, जिस पर बीजेपी और योगी दोनों ही युवाओं को साधने की कोशिश में लगे हैं। पिछले दिनों कैराना में योगी ने पलायन करने वाले परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी थी और दंगा जीवियों को सख्त चेतावनी भी। अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। ओवैसी का जहर जितना चढ़ेगा, बीजेपी को महादंगल में ध्रुवीकरण का फायदा मिलेगा, ये तय है। रही बात ओवैसी की परफॉर्मेंस की, तो पिछली बार के चुनाव में उनकी उपलब्धि सिवाय अपने उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराने के और कुछ भी नहीं रही। इस बार ओवैसी के तीखे अंदाज पर योगी ने उन्हें बखूबी चेता दिया है कि ये यूपी है और यहाँ योगी का राज है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। मोदी के राष्ट्रवाद का विजन यूपी में विकास के साथ ही धर्म के गठजोड़ के साथ चल रहा है। ये वो लकीर है जिससे पार पाना फिलहाल विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जातिवादी सियासत के सारे गणित विकास, धर्म और राष्ट्र के किलेबंदी के सामने ढहते दिख रहे हैं। बाकी सभी पार्टियों में आरती गाओ, एक ही परिवार की आरती, वही घंटी बजाओ, और कुछ नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो परिवारवाद से प्रेरित है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित है। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास। यूपी का दुर्ग अहम है। ये इसलिए भी है क्योंकि 2022 की जय या पराजय किसी भी पार्टी के लिए 2024 की महाजंग की प्रस्तावना लिखेगी। वहीं बीजेपी के लिए 2022 का चुनाव योगी फैक्टर का पहला टेस्ट है। योगी बखूबी जानते हैं कि यूपी की जंग में भावना और विकास की दोहरी चाल युवा वोटर को अपनी ओर खींचने में मददगार साबित हो सकती है। इसलिए भाषा भी वैसी है, शैली भी, और शत्रु भी वैसे ही चुने जा रहे हैं जहां से संदेश दूर तक जाए। टीम न्यूज़ नेशन। तो बीजेपी के पास अयोध्या की पूंजी है, राम मंदिर निर्माण का श्रेय है, विकास के एक्सप्रेसवे है, फिर भी इन सबसे ऊपर यूपी चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा अहम क्यों हो जाता है, इसे जरा हम आपको समझाते हैं। दरअसल में योगी का जो राग है वो राष्ट्रवाद का है, और इसका मतलब क्या है? दरअसल में जातीय समीकरण इससे टूटते हुए नजर आते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कोर वोटर के अलावा जो नए वोटर हैं वो भी जुड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। युवा जो किसी भी जाति के हों, उनको ये मुद्दा पसंद आता है, वो जाहिर सी बात है बीजेपी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। जो रूढ़िवाद सोच है उसके बजाय ये आधुनिक सोच है, मॉडर्न सोच है। साथ ही साथ तुष्टीकरण की जो सियासत है वो भी इससे फेल होती है। यही एक अपने आप में बड़ी वजह है जिसके चलते जो बीजेपी का ये राष्ट्रवाद है ये अपने आप में एक बड़ी सियासी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। तो बीजेपी की हमने बात की, अब जरा बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, देश की सबसे पुरानी पार्टी। जो एक कदम आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसा होता है कि 4 कदम पीछे पहुंच जाती है। कांग्रेस को बैकफुट पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं कांग्रेस के नेताओं के बयान। अभी सलमान खुर्शीद वाले हिंदुत्व के चैप्टर पर कांग्रेस सफाई देते हाफी रही थी कि एक और सीनियर लीडर मनीष तिवारी की किताब ने कांग्रेस की फजीयत का नया अध्याय खोल दिया है। मनीष तिवारी ने 26/11 आतंकी हमले पर मनमोहन सरकार की आलोचना की। अब बताइए, कांग्रेस के स्टार प्रचारक चुनाव की रणनीति बनाएं या डेंट पर पेंट लगाएं? चुनावी सीजन में कांग्रेस में दूसरा किताबी बम फूटा तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। इस बार मुद्दा हिंदुत्व नहीं बल्कि मुंबई में हुआ 26/11 का आतंकी हमला है, और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कटघरे में खड़ा किया है खुद अपनी ही मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली तत्कालीन यूपीए सरकार को। मनीष तिवारी ने इल्जाम लगाने में कोई भी मुरव्वत नहीं की है। इल्जाम है राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाने का। इस किताबी बम की टाइमिंग ने एक बार फिर कांग्रेस की सिरदर्दी बढ़ा दी है, वो भी तब जब यूपी से लेकर पंजाब तक कांग्रेस चुनावी कसरत कर रही है। बीजेपी धर्म, विकास और राष्ट्रवाद की बिसात पर विरोधियों को पटखनी देने की विक्ट्री प्लान पर अमल कर रही है। ऐसे वक्त में तब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब ने बड़ा धमाका कर दिया, और इस धमाके की जद में कांग्रेस आ गई। मनीष तिवारी ने अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स में लिखा है कि 26/11 हमले के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करना कमजोरी की निशानी थी। किसी देश को अगर निर्दोष लोगों को कत्लेआम करने में कोई अफसोस नहीं है तो ऐसे में संयम ताकत की पहचान नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। 26/11 मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि भारत को उस समय तेजी से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी।
तो क्या मनीष तिवारी का हमला यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार के बहाने कांग्रेस के टॉप नेतृत्व पर है? हालांकि मनीष तिवारी का कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाना पहली दफा नहीं है, वो पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। मनीष तिवारी की किताब सामने आने के बाद कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। उधर इस विवाद के बाद ए.के. एंटनी सोनिया गांधी से भी मिलने गए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस मनीष तिवारी पर कोई एक्शन लेगी? उधर बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया है। उस वक्त जो कांग्रेस के लोग थे, जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो 26/11 इतनी बड़ी घटना हुई और उस वक्त जिस तरह का एक्शन दिखना चाहिए था वो एक्शन नहीं दिखा था। चलिए, मनीष जी ने सही बात कही है, देर आए दुरुस्त आए। रायता हर तरफ फैला हुआ है। एक तरफ नेतृत्व पर सवाल, उस पर बिखरती पार्टी, एक के बाद एक नेता हाथ छोड़ रहे हैं। इस बार कीर्ति आजाद ने कांग्रेस को झटका दिया है। खबर यह है कि कीर्ति टीएमसी में जा सकते हैं। कीर्ति का कांग्रेस छोड़ने का ऐलान और मनीष तिवारी का यह धमाका ममता सोनिया की मुलाकात से पहले हुआ, वो भी तब जब केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा के लिए सारे विपक्षी दलों को दीदी इकट्ठा करने में जुटी है। पुराने हमारे साथ लोकसभा में थे, उनको पिताजी भगवत झा आजाद बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ज्वाइन करने से तो अच्छा ही है। अजीब लगता है कि इतना दिन बाद उन्होंने होश में आए हैं 2021 में। इस इतने दिन बाद उनको होश में आने का ये देख के मुझे बड़ी अजीब लग रहा है। पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस में घमासान हो चुका है। इस बीच कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। उधर G23 ग्रुप लगातार पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाकर कांग्रेस की कमजोरी को सामने लाता रहा है। स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा, क्योंकि कई विवादित भाषण और बयान मैंने देखे हैं। मैंने संगठन के हित में बात कही है। और अब चुनावी सीजन में एक हफ्ते के भीतर कांग्रेस में ये डबल धमाका है। पहले सलमान खुर्शीद की किताब ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई, अब मनीष तिवारी ने दूसरा धमाका कर दिया। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के बाकी बचे नेता क्या कर रहे हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नाकामियों का यह ठीकरा कांग्रेस को अखर रहा है। पार्टी के कुछ नेता तिवारी की किताब की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेसी ही ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। पार्टी को यूपी और पंजाब चुनाव में नुकसान होने का डर सताने लगा है। मनीष तिवारी पंजाब से आते हैं और पहले ही अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई की वजह से राज्य में पार्टी का काफी नुकसान हो चुका है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाने की तोहमत से कांग्रेस चुनावी चक्रव्यूह में घिरती नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। लीडरशिप के घोर संकट को झेलती देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस का हाल कैसे वक्त के साथ खराब हो गया है, यह भी आपको दिखाते हैं। दरअसल में पिछले 3 लोकसभा चुनाव की टर्म किस तरीके की रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, यह अब आपको दिखाते हैं। 2009 लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी को मिली थी 206 सीटें और तब वोट का प्रतिशत था 28% से ज्यादा। 2014 का लोकसभा चुनाव जब कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई थी सिर्फ 44 सीटों पर और वोट भी लगभग 10% के आसपास घट गया था। 2019 का चुनाव सीटें जरूर 8 बढ़ी थी, 52 सीट हुई थी, लेकिन वोट प्रतिशत लगभग उतना ही रहा, 19.7% के आसपास। यानी 2009 के मुकाबले 2019 तक लगभग 9 से 10% वोट घट गया है कांग्रेस पार्टी का। और इसका मतलब क्या है? ये 3 राज्य आपके सामने, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से यानी अपने बलबूते सत्ता में है। ये वो 3 राज्य हैं जहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस की स्थिति। ये वो राज्य हैं जहां पर गठबंधन के सहारे कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, फिर चाहे बात झारखंड की हो, तमिलनाडु की हो, महाराष्ट्र की हो। ये वो राज्य हैं जहां पर गठबंधन के सहारे कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।